दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित, जिसमें आज हम भारत के लोकतंत्र के प्रति अपनी गहरी संवेदना से खबरों की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र की नाव को पार लगाने में जो नाविक लगते हैं, उनमें से एक ने आज हाथ से चप्पू रख दिए। ये कह दिया कि लोकतंत्र को बचाना उनकी ड्यूटी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा काम लोकतंत्र बचाना नहीं है, ये शब्द हैं राहुल गांधी के, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। वैसे तो विपक्ष में हर दल के अपने नेता हैं, लेकिन सारे विपक्ष के ऑफिशियल नेता राहुल गांधी ही हैं, नेता प्रतिपक्ष। राहुल गांधी ने आज अपने वोट की चोरी के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी वोट चोरी 2.0 की प्रस्तुति देते हुए यह प्रकाश डाला है कि उनका काम सिर्फ सरकार पर प्रेशर डालना है, दबाव डालना। लोकतंत्र बचाना उनका काम नहीं है, वो तो उनकी देशभक्ति और उनका बड़प्पन है। वो इसकी तनख्वाह ना मिलते हुए भी ओवरटाइम करके ये काम कर रहे हैं। तो अगर आपने भी स्कूल में नागरिक शास्त्र की किताब में या पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई में ये पढ़ रखा है कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर लोकतंत्र को भव सागर पार कराते हैं, तो अपनी आंखें मल के ज्ञान चक्षु फिर से खोल लीजिए, दिमाग के जाले झाड़िए, ये चेक कीजिए कि आपने गलत किताबें तो नहीं पढ़ ली थी। तो डेमोक्रेटिक ड्यूटीज पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आज राहुल गांधी ने क्यों ऐसा बोला और कथित वोट चोरी की सियासत में आज उन्होंने देश के सामने क्या नई पेशकश दी है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोट चोरी का प्रेजेंटेशन दिया था। आज उन्होंने कर्नाटक पर स्लाइड शो दिखाया। फर्स्ट राउंड में वो वोटर लिस्ट का बड़ा बंडल भी लेकर आए थे, वोटरों के नाम पते चेहरे दिखाए थे। तो आज उनकी ओर से कर्नाटक की आलंद सीट पर आलंद फाइल्स पेश की गई है। आरोप लगाया गया है कि 2023 में कर्नाटका में भी चुनाव आयोग ने चीटिंग की थी, कांग्रेस के 6018 वोटरों के वोट काटने की कोशिश की थी और एक फर्जी ऑनलाइन शिकायत के नाम पर कांग्रेस के इन वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए थे। राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि वोट काटे गए थे, ये कहा कि काटने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कैसे इसका पता लगाया, इसकी कहानी भी विस्तार से सुनाई है और गवाह के तौर पर कुछ वोटरों को भी आज पेश किया। Booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted, and so she checked who deleted her uncle's vote, and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट। Some other force hijacked the process and deleted the vote. मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं। राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया है, लेकिन पहले आप राहुल गांधी की 4 बड़ी सूचनाएं जान लें जो आज उन्होंने देश को दी हैं। पहली ये कि नेता विपक्ष का काम लोकतंत्र बचाने का नहीं है। दूसरी, चुनाव आयोग में उनके जासूस फिट हो चुके हैं। तीसरी, वोट चोरी पर न हलफनामा देंगे न कोर्ट जाएंगे। और चौथी, वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम विस्फोट अभी बाकी है। राहुल गांधी की चारों सूचनाओं के इनसाइड स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले आलंद फाइल्स को थोड़ा खोलते हैं, क्योंकि चुनाव 2 साल पुराना हो चुका है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आलंद सीट कांग्रेस पार्टी ने ही जीती थी। कांग्रेस के BR पाटिल ने 10,348 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था। कर्नाटक की बिदर लोकसभा सीट में आलंद समेत 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2024 के आम चुनाव में 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी को ही बढ़त थी। यानी राहुल गांधी ने जहां वोट चोरी का आरोप लगाया, वो सीट कांग्रेस पार्टी ने ही हासिल की। और आरोप भी चोरी की नहीं, बल्कि चोरी की कोशिश का, उस जगह पर जहां कांग्रेस पार्टी जीती। अब सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग ने 2023 में चीटिंग की तो क्या सिर्फ आलंद में ही की? बीजेपी ने चोरी करवाई तो जीत क्यों नहीं पाई? 2023 में वोट चुराए तो 2024 में
क्यों नहीं चुराए? फिर 24 में से बीदर की 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे कैसे थी? राहुल गांधी ने कहा है कि 18 महीने में चुनाव आयोग को 18 चिट्ठियां लिखी गईं, लेकिन उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। अब आयोग का जवाब सुने। उसने एक झटके में राहुल गांधी के अटैक को फेक यानी फर्जी बताया है। जवाब में कहा गया है कि राहुल गांधी के आरोप गलत और निराधार हैं। ऑनलाइन वोट कोई डिलीट नहीं कर सकता है। वोटर हटवाने के लिए फॉर्म 7 अनिवार्य है। जिसका वोट करता है उसे सुनवाई का मौका मिलता है। आलंद में वोट काटने की नाकाम कोशिश थी। आलंद में चुनाव आयोग की ओर से ही बाकायदा FIR करवाई गई थी। लेकिन वोट चोरी 2.0 की प्रस्तुति देते समय राहुल गांधी अपने आरोपों पर कायम रहे कि बीजेपी वोट चुरा रही है और चुनाव आयोग उससे मिला हुआ है। देश का लोकतंत्र बहुत बड़े खतरे में है। राहुल ने दावा किया है कि चुनाव आयोग में भेदियों की अब भरमार है और वोट चोरी पर कांग्रेस के ये खुलासे अब रुकेंगे नहीं, बल्कि आगे भी बढ़ते जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। ये रुकेगा नहीं, ये रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। राहुल गांधी ने यह भी साफ किया कि आज का आरोप हाइड्रोजन बम नहीं है, उस पर तो काम चल ही रहा है। इसके साथ 3 बातें और बिल्कुल साफ करने की कोशिश की गई। वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा वो नहीं देंगे। चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट भी राहुल गांधी नहीं जाएंगे। वोट चोरी के हर आरोप सार्वजनिक इसी तरह से लगाए जाएंगे। दरअसल 31 मिनट के वोट चोरी प्रेजेंटेशन के बाद सवालों के क्रम में राहुल गांधी ने खुद ही साफ कर दिया कि उनका काम सिर्फ सरकार पर आरोप लगाना और दबाव बनाना है। लोकतंत्र को बचाने का असल ठेका सरकार का है, विपक्ष का नहीं है। उनके बयान को जरूर सुनना चाहिए। आपके पास पुख्ता सबूत है, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, तो क्या अगर ECI अभी जवाब नहीं देती है तो कोर्ट का रुख करेंगे? ये ऑप्शन है आपके पास, जाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि मेरा काम एज ऑपोजिशन लीडर नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम ऑपोजिशन का रोल है, सरकार पे प्रेशर डालने का रोल है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं। मैं वो काम कर रहा हूं, इस स्टेज पे मैं वो काम कर रहा हूं। राहुल गांधी का ये बयान वायरल भी है और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर भी है। लोकतंत्र को बचाना विपक्ष की या विपक्ष के नेता की ड्यूटी नहीं है। अपने इतने साल की पत्रकारिता और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के दौरान हमने किसी भी विपक्षी नेता का ऐसा बयान नहीं सुना है। इसीलिए इसे डिकोड करने में ABP न्यूज की रिसर्च टीम को काफी मेहनत लगानी पड़ी। संविधान से लेकर नागरिक शास्त्र की किताबों तक के संदर्भ पलटने पड़े। तो आज हमने बाबा साहब आंबेडकर की बातों से ही संदर्भ निकाला और उसका सारांश आपके सामने रखते हैं। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष बराबर के पहिए हैं। सत्ता की जवाबदेही तय करने में विपक्ष की भूमिका है। विपक्ष का काम सवाल के साथ संवैधानिक सुरक्षा भी है। लोकतांत्रिक संतुलन में विपक्ष भी बराबर जवाबदेह है। और ये तो आप भी जानते हैं कि संसद में प्रधानमंत्री के बाद सबसे अहम पद नेता विपक्ष का होता है। उसे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, जो मोदी सरकार के 2 टर्म में किसी के पास नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास उतनी सीटें नहीं थीं। लेकिन अभी वो दर्जा 99 सीटें कांग्रेस हासिल करने के बाद राहुल गांधी के पास जा चुका है। वो नेता विपक्ष हैं। लेकिन राहुल गांधी ने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि लोकतंत्र बचाना उनकी ड्यूटी नहीं है। उनकी ड्यूटी सिर्फ आरोप लगाने, दबाव बनाने की है। अब देखिए सत्ता पक्ष ने उन पर उनके इस बयान के बाद किस तरह से हमले किए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी खुश हो गए।
वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आ रहा हूं। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? यहाँ इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। उन्होंने कहा कि नहीं, आज हम हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ रहे। इससे साफ साबित है कि जो बादल गरजते हैं वो बादल बरसते नहीं। ये आए तो धमाका करने थे, लेकिन ड्रामा करके चले गए। जनहित के दर्शकों को एक और जानकारी दे दें कि राहुल गांधी के आलंद फाइल्स के जवाब में चुनाव आयोग ने भी आलंद फाइल्स जारी की है। 2023 में जिन 6018 वोटों की चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, ये उसी का पूरा कच्चा और सच्चा चिट्ठा है जो थोड़ी देर पहले आयोग की ओर से जारी किया गया है। मोटे तौर पर दिखता है कि सवालों की तोप एक बार फिर से राहुल गांधी पर ही मोड़ दी गई है। वोट चोरी का बवंडर क्या सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं कि उन्हें कैसे भी करके इसे मुद्दा बनाए रखना है। इसमें सियासी सवाल इस तरह से आगे आ रहे हैं कि अगर वोट चोरी होती रही तो 2024 में वाराणसी से पीएम मोदी की जीत का अंतर 1,52,000 क्यों रह गया, जबकि 2019 में वो 4,79,000 वोट से जीते थे। 2024 में अमेठी से स्मृति ईरानी 1,67,000 वोट से क्यों हारी, जबकि 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया था। वोट चोरी जैसी कोई चीज होती तो 2024 में अयोध्या भारतीय जनता पार्टी क्यों हारती। फैजाबाद जैसी सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी। 2024 में योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में बीजेपी को सिर्फ 50% वोट मिले, जबकि 2019 में 60% से ज्यादा वोट उसे मिले थे। वोट चोरी का आरोप साल 2024 का है, जिसको लेकर राहुल गांधी बार बार सवाल दाग रहे हैं और कई ऐसे विधानसभा के आंकड़े भी उनकी ओर से रखे जा रहे हैं। और ये सवाल तो महीनों से पेंडिंग है कि कांग्रेस को एक ही वक्त महाराष्ट्र में ही वोट चोरी क्यों दिखी, झारखंड में क्यों नहीं दिखी। झारखंड जहां पर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, हरियाणा में दिखी लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं दिखी। अब बिहार में दिख रही है, लेकिन अगले साल बंगाल में अगर ममता बनर्जी फिर से जीत जाती हैं तो वहां दिखेगी या नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी 3 बार से लगातार बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी लकीर पर कायम हैं। उन्हें यकीन है कि इस देश में कोई उन्हें समझे या ना समझे, देश का जेन जी उन्हें जरूर समझेगा। लोकतंत्र बचाने की ऑफिशियल ड्यूटी से आज दोपहर को ही छुटकारा पाने वाले राहुल गांधी ने अभी शाम को ही भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए जेन जी का आह्वान किया है। राहुल गांधी ने तिरंगे के आगे खड़े होकर फुल साइज का फोटो शेयर किया, जिसमें स्क्रीन पर लिखा है डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीटेड और ऊपर मैसेज में लिखा है देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं। और फिर नीचे लिखा हुआ है जय हिंद। इसको आपने गौर से पढ़ा होगा। संदेश साफ है कि लोकतंत्र और संविधान बचाने का असाइनमेंट राहुल गांधी ने जेन जी को सौंप दिया है। वो उन्हें ज्ञान देंगे और साथ खड़े होंगे। राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट में सिर्फ जेन जी शब्द पर लोगों का ध्यान जाकर अटक गया है। सवाल उठ सकते हैं कि क्या वो नेपाल जैसी अराजक क्रांति को भारत में न्योता दे रहे हैं। नेपाल में 8 और 9 सितंबर को जेन जी के नाम पर जो क्रांति हुई, जिसमें पूरा नेपाल जलकर राख हो गया, कई साल पीछे चला गया, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। नेपाल की संसद, सुप्रीम कोर्ट, सबको जला दिया गया। मंत्रियों के घर में आग लगाई गई। एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। कई नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। क्या राहुल गांधी के पोस्ट में जेन जी के नाम दिए गए इस न्योते में उसी अराजक आमंत्रण को नहीं माना जाएगा? जेन जी का मतलब है 1997 से लेकर साल 2010 तक के बीच पैदा हुए युवा, यानी 15 साल से 28 साल की उम्र के युवा। नेपाल में इन्हीं की आड़ में यह विद्रोह हुआ था। सवाल उठ सकते हैं कि क्या अपनी सोशल पोस्ट में राहुल गांधी का सिर्फ युवा और स्टूडेंट्स यानी छात्र लिखना काफी नहीं था? क्या जेन जी लिखकर वो विवाद पैदा नहीं कर रहे या फिर उकसावे को बढ़ावा नहीं दे रहे?
क्योंकि याद दिला दें, नेपाल क्रांति के दिन भी भारत में कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं ने ऐसे सोशल पोस्ट किए थे जिसमें उनकी चाहतें साफ साफ नजर आई थी कि वो भारत में भी जेन जी क्रांति चाहते हैं। नेपाल को बिहार के बगल में ही बताकर तेजस्वी यादव भी सवालों में घिर गए थे। किसी जनरेशन को जेन अल्फा, जेन बीटा, जेन एक्स या जेन वाई किसी नाम से बुलाएं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जेन जी का मतलब इस वक्त हाइड्रोजन बम से कम नहीं है। और ये वैसा बम नहीं है जैसा अभी तक राहुल गांधी फोड़ते रहे हैं। ये ऐसा बम है कि नेपाल की तरह अगर उकसावे की राजनीति यहां पर भी होगी तो आगे आने वाला वक्त यकीनन लोकतंत्र के लिए चुनौतियां पैदा करेगा। और राहुल गांधी ने आज के बयान में ये तो साफ ही कर दिया है कि लोकतंत्र को बचाने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की है। अब आगे इस मसले पर क्या होता है, लगातार जनहित की हमारी टीम की नजर बनी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको बिहार, जहां आज पार्टी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह ने एक ही दिन में मोटे तौर पर सभी 243 सीटों की रणनीति पुख्ता करने की कोशिश की है। गृह मंत्री शाह ने सबसे पहले पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। पटना में अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार विधानसभा चुनाव और सीट बंटवारे पर मंथन किया। बताया जा रहा है कि जीत को लेकर दोनों नेताओं ने रणनीति पर बातचीत की है। इसके बाद रोहतास के डेहरी में गृह मंत्री शाह ने शाहाबाद और मगध क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं संग संवाद किया, उन्हें चुनाव में जीत का मंत्र दिया। शाहाबाद और मगध में विधानसभा की 48 सीटें आती हैं। इसके बाद अंत में अमित शाह बरौनी पहुंचे, जहां उन्होंने बेगूसराय और पटना क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उन्हें चुनाव में जीत का सूत्र दिया, मंत्र दिया। गृह मंत्री शाह के बिहार दौरे में सबसे ज्यादा चर्चा रोहतास के डेहरी में हुई सभा की ही है। ये इलाका शाहाबाद में आता है, जहां 2020 में एनडीए का प्रदर्शन फिसड्डी रहा था, बहुत खराब। इस इलाके का पूरा सियासी अंक गणित आपको समझाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आज डेहरी की जमीन से शाह ने कैसे शाहाबाद समेत पूरे बिहार को साधा, आप वो बयान सुनिए। मगध शाहाबाद के क्षेत्र में गत चुनाव में हमें कुछ कम सफलता मिली है कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र की 80% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और साथियों के झोली में डालना है। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। वो कहते थे हम SC, ST, OBC का आरक्षण समाप्त कर देंगे। जब तक भाजपा का एक भी सांसद संसद में है, ST, SC, OBC का आरक्षण नहीं जाने देंगे, नहीं। बिहार में चुनावी ऐलान से पहले शहमात का खेल जारी है। बीजेपी का इरादा इस बार अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का है, तो महागठबंधन भी बिहार विजय की कोशिश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी साल में अब तक 7 बार बिहार आ चुके हैं, हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ या शिलान्यास कर चुके हैं। तो नीतीश कुमार ने भी लाभार्थी योजनाओं की झड़ी लगा दी। चुनाव से पहले ही नीतीश के हाथों वायदों की पोटली गंवा चुके विपक्ष को अब कथित वोट चोरी से चमत्कार की उम्मीद है। ऐसे में पहले राहुल तेजस्वी ने यात्रा निकाली और अब तेजस्वी अकेले ही यात्रा पर हैं। इन सब के बीच अमित शाह ने भी मोर्चा संभाल लिया है, जिसके बाद बिहार की सियासी हलचल में अचानक से उछाल आ गया है, यानी कि वहां पर सियासी सेंसेक्स काफी ज्यादा हाई है। वैसे तो शाह ने आज बयान सुनाते हैं। एक बेरोजगारी तो दूर करने नहीं आ रहे, वो आ रहे अपने फायदे के लिए आ नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने तो नहीं आ रहे। इनकी जो भ्रष्ट सरकार है, क्या अमित शाह सरकार को जो मंत्री मारा था दिवेश मिश्रा, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? चाणक्य की तरह नीतिकार है अमित शाह, देश के बड़े नीतिकार नेताओं में से माने जाते हैं। तो ये गुड़ भी देंगे और हम लोगों ने तय भी किया है कि बेगूसराय के 7 सीटों में से 7 सीट इस बार हम लेंगे एनडीए का।
वैसे तो अमित शाह ने आज रोहतास के अलावा बेगूसराय में भी बिहार विजय का प्लान पेश किया है, लेकिन रोहतास जिले के डेहरी में हुई सभा की सबसे ज्यादा चर्चा है। रोहतास यानी शाहाबाद का इलाका, जहां खुद अमित शाह ने बताया कि पिछली बार उन्हें कम सफलता मिली थी, लेकिन अब की बार लक्ष्य इस क्षेत्र की कम से कम 80% सीटों को जीतने का है। शाहाबाद इलाके में भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले आते हैं। ये इलाका पहले बीजेपी और एनडीए का मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2020 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे करारी हार इस हिस्से में झेलनी पड़ी थी। 2010 तक एनडीए शाहाबाद क्षेत्र में 100% सीटों पर जीत हासिल करता रहा, लेकिन 2015 से हालात वहां पर बदलने लगे थे। शाहाबाद में लोकसभा की 4 सीटें हैं, आरा, बक्सर, सासाराम और काराकट, जबकि विधानसभा की 22 सीटें यहां से आती हैं। 2015 में इस इलाके में एनडीए कैसे पिछड़ने लगा, इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो अमित शाह के शाहाबाद मंथन की कहानी आसानी से समझ पाएंगे। 2015 की विधानसभा चुनाव में इस इलाके में एनडीए 22 में से सिर्फ 6 सीटें ही विधानसभा की जीत पाया था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड मोदी लहर में सभी 4 सीटें एनडीए के खाते में गई थीं। 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहाबाद में एनडीए को 22 में से सिर्फ 2 सीटें ही नसीब हुई थीं, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए चारों की चारों सीटें इस हिस्से से गंवा बैठा। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को भोजपुर जिले की 7 सीटों में से आरा और बढ़हरा में जीत मिली थी, तो बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले में उसका खाता भी नहीं खुल पाया था। कैमूर की चैनपुर सीट से बीएसपी के जमा खान जीते, तो जेडीयू में शामिल होकर वो मंत्री बन गए। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहाबाद में एनडीए की इतनी बुरी गत हुई कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार आरके सिंह आरा से चुनाव हार जाते हैं। काराकाट से आरएमएल के उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले जाते हैं। बक्सर से बीजेपी के मिथिलेश तिवारी को आरजेडी के सुधाकर सिंह ने हराया, तो सासाराम में बीजेपी के शिवेश राम को कांग्रेस के मनोज राम ने पटखनी दे दी थी। एक एक करके हम जीत हार दिखा रहे हैं। देखिए, मनोज हार जीते, उनका मुस्कुराता हुआ ज्यादा चेहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शिवेश राम को हार मिली, बाद में वो मंथन करने लगे थे। फोटो देख के तो यही लग रहा है। हालांकि 2024 में ही शाहाबाद इलाके की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने वापसी की है। भोजपुर जिले के तरारी और कैमूर जिले के रामगढ़ में बीजेपी ने जीत हासिल की। इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए अमित शाह ने इस इलाके पर अपना पूरा फोकस किया है, ताकि यहां पर जीत हासिल की जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हुए, चुनावी माहौल के बीच बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार में जिस तरह का माहौल है, वो पार्टी की सेहत के लिए ठीक कतई नहीं माना जा सकता। अब मैं बात करने जा रही हूं लालू प्रसाद यादव के परिवार की। लालू परिवार में पिछले कुछ दिनों से वर्चस्व और विरासत की चिंगारी सुलग रही है। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच जो चल रहा है, सबके सामने आ चुका है। अब पारिवारिक लड़ाई में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का रुख भी तेजस्वी यादव की परेशानी का कारण बन सकता है। विवाद की इस कहानी के केंद्र में है तेजस्वी के सियासी सलाहकार और राज्यसभा के सांसद संजय यादव। संजय की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर में वो बिहार अधिकार यात्रा वाली रथ पर सवार हैं और जिस जगह पर तेजस्वी यादव को बैठना चाहिए, उस जगह पर संजय यादव आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों से आप इस खबर की अहमियत को समझ जाइए। पहली तस्वीर में तेजस्वी यादव गाड़ी में अगली सीट पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, वहीं से उनकी तस्वीरें इन दिनों सामने आ रही हैं, लेकिन जो दूसरी तस्वीर है उसमें तेजस्वी की जगह वहां पर संजय यादव बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और पार्टी परिवार में विवाद की वजह यही वो तस्वीर है। लालू परिवार के समर्थक आलोक कुमार नाम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने फेसबुक पर बाकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा कि फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में किसी को भी उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई अपने को शीर्ष से भी ऊपर समझ रहा है तो ये अलग बात है। इसके आगे वो बिना संजय यादव का नाम लिए काफी भला बुरा लिखते हुए दिखाई देते हैं, दोयम दर्जे का व्यक्ति बता रहे हैं। इस फेसबुक पोस्ट को लालू यादव की बेटी रोहिणी ने रीपोस्ट किया है। अब रीपोस्ट का मतलब ये साफ है कि आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं और पूरी तरह से अपनी सहमति जता रहे हैं। परिवार में तो मतभेद है ही, क्योंकि
जहाँ ससम्मान लालू जी बैठते थे उनकी सीट पर कोई बैठ जाए तो परिवार को बुरा तो लगेगा ही। ये तो सबको मालूम है कि संजय यादव जी चला रहे हैं आरजेडी को। खाता न बही, जो संजय यादव जी कहें वही सही, वही आरजेडी है। राष्ट्रीय जनता दल में कोई भी पद राष्ट्रीय जनता दल के पारिवारिक सदस्यों के लिए सुरक्षित है। इसी अधिकार से रोहिणी आचार्य ने सवाल खड़ा किया है पोस्ट को शेयर करके। अभी पिछले दिनों जब मैंने पटना में तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव से बातचीत की थी तो उन्होंने भी इशारों में संजय यादव को लेकर कई सवाल उठाए थे। यानी पहले से तेज प्रताप यादव ने संजय को निशाने पर लिया ही था, अब लालू यादव की बेटी रोहिणी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि वाकई में संजय यादव इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने भाई को भाई से और बहन को भाई से दूर कर रखा है। पहले दर्शकों को संजय यादव के बारे में दे देते हैं जानकारी। मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। दिल्ली में क्रिकेट खेलने के दौरान तेजस्वी यादव से दोस्ती हुई। राजनीति में आने से पहले आईटी कंपनी में काम करते थे। 2013 में तेजस्वी जब बिहार लौटे तो संजय यादव को उन्होंने वहीं बुला लिया। उस वक्त से ही तेजस्वी यादव के साथ वो काम कर रहे हैं। पिछले साल तेजस्वी यादव ने बाकायदा उन्हें राज्यसभा भी भेजा। लेकिन अब चुनावी माहौल में जिस तरह से परिवार के अंदर से आवाज उठने लगी है वो पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। वैसे आप रोहिणी के इस कदम का असर इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज तेजस्वी यादव वाली सीट पर दलित नेता शिवचंद्र राम भी बैठे दिखे। पहले ऐसी तस्वीर नजर नहीं आती थी, लेकिन उनके सवाल उठाते ही ये तस्वीरें सामने आई हैं। रोहिणी ने इन तस्वीरों को भी बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया है। तो अब देखते हैं परिवार का झगड़ा संजय यादव को लेकर कहां तक जाता है। संजय यादव अब अगली बार गाड़ी में कुर्सी का ध्यान रखेंगे या फिर इस तरह की तस्वीरें आती रहेंगी जो विवाद की वजह बनती रहेंगी। हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। उधर आज तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा खगड़िया पहुंची। यहां से कार्यक्रम के बाद तेजस्वी को हेलीकॉप्टर से पटना लौटना था। हेलीपैड तक तेजस्वी जिस गाड़ी से पहुंचे वो गाड़ी कीचड़ में फंस गई। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ने में देरी हो रही थी। तेजस्वी ने वहीं हेलीपैड पर ही लोगों के बीच पेन, चॉकलेट और चिप्स बांटना शुरू कर दिया। संजय यादव भी साथ में थे। बाद में बहुत देर तक हेलीकॉप्टर में सब बैठे रहे, इंतजार करते रहे। एक बच्चे को पेन देते हुए तस्वीरें भी खिंचवाई। यही पेन यानी कि कलम बिहार की सियासत में कल से वायरल है। तेजस्वी कट्टा वर्सेस कलम का संदेश देकर जेडीयू और बीजेपी पर वार कर रहे हैं। घोड़े पर चढ़कर घूमते तेजस्वी यादव की ये तस्वीरें बिहार के उस मोकामा से आई जो बाहुबली अनंत सिंह का इलाका कहा जाता है। बिहार की सियासत में घोड़े की सवारी का ट्रेडमार्क अनंत सिंह के नाम पर दर्ज है। लेकिन जिस अंदाज में रथ से उतरकर तेजस्वी यहाँ घोड़े पर सवार हुए उसे आप चुनावी माहौल में नकल के साथ चुनौती मतलब दोनों का कॉकटेल कह सकते हैं। मोकामा पटना से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। गंगा किनारे बसा इलाका है। यहाँ की सियासत में 20 साल से अनंत सिंह का जलवा कायम है। 2020 के चुनाव में अनंत सिंह आरजेडी से जीते। अभी उन्होंने ठिकाना नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बना रखा है। सोलह सितंबर को अनंत सिंह ने यहाँ शक्ति प्रदर्शन किया। अगले दिन यानी 17 सितंबर को घोड़े पर चढ़कर तेजस्वी ने उन्हें चुनौती दी। चुनौती की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी मोकामा से तेजस्वी की एक और तस्वीर आई जिसमें वो थोक के भाव में लोगों को कलम बांट रहे हैं। बिना नाम लिए अनंत सिंह को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ लोग बंदूक बांटने का काम करते हैं मोकामा में। तेजस्वी आज मोकामा में कलम बांटने का काम करेगा, कलम बांटने का काम करेगा। तेजस्वी यहाँ कट्टा का जवाब कलम से देने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि 20 साल में पहली बार मोकामा में आरजेडी को जीत अनंत सिंह को टिकट देने से ही मिली। हाँ,
ये बात सही है कि मोकामा का सियासी इतिहास कट्टों के किरदार से भरा रहा। 1990 से 2000 तक अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह जनता दल के विधायक रहे। 2000 में बाहुबली सूरजभान सिंह निर्दलीय जीते थे। 2005 से 2022 तक अनंत सिंह खुद विधायक रहे। 2022 में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी से ही चुनाव जीती। कहने का मतलब ये है कि मोकामा में आज कलम बांटने वाले तेजस्वी के पूर्वज ही कट्टा पॉलिटिक्स के जनक रहे। चर्चा इस बार भी हो रही है कि अनंत सिंह से मुकाबले के लिए तेजस्वी मोकामा में बाहुबली अशोक महतो या उनकी पत्नी को उतार सकते हैं। उधर नीतीश कुमार ने बिहार का चुनाव जीतने के लिए एक नया दांव चला है। बेरोजगारी भत्ते का ऐलान करके यूथ को टारगेट करने की कोशिश की। बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। 58% आबादी यहां 25 साल के कम उम्र के लोगों की है। ये युवा वोटर बिहार की सियासत में बड़ी भूमिका निभाने की ताकत रखते हैं। तमाम पार्टियों की नजर इन्हीं युवाओं के ऊपर है। नीतीश ने महागठबंधन की MY की काट के लिए इन्हीं महिला और युवा वोटरों को लुभाने की तैयारी तेज की है। इन्हीं वोटरों के दम पर 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा भी बुलंद किया जा रहा है। चुनावी मौसम में पटना की सड़कों पर कभी दरोगा भर्ती के लिए अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं तो कभी शिक्षक भर्ती के लिए युवाओं का आंदोलन होता है। इन दिनों पटना में छात्रों और युवाओं का ये प्रदर्शन आम बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने इसका भी तोड़ चुनाव में जाने से पहले निकाल लिया है। अब बेरोजगारी भत्ते को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। स्नातक पास हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तो हर महीने 1000 रुपए मिलेगा। 20 से 25 साल के छात्र युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। 2 साल तक की इस मदद को स्वयं सहायता भत्ता का नाम दिया गया है। पहले बिहार में ये व्यवस्था इंटर पास छात्रों के लिए ही थी। नीतीश कुमार का एक तरीके से आप ये मास्टर स्ट्रोक मान सकते हैं। चुनाव के ऐलान से पहले सरकार तमाम कील कांटों को दुरुस्त करना चाहती है। फोकस महिला और युवा वोटरों पर है। इसे एनडीए का MY समीकरण कहा जा रहा है। इससे पहले आधा दर्जन से ज्यादा बड़े ऐलान नीतीश कुमार ने पिछले 2 महीने में बिहार के युवा और महिला वोटरों को ध्यान में रखकर किए हैं। महिलाओं के 35% आरक्षण में डोमिसाइल लागू है। आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि को 1000 से बढ़ाकर 3000 किया गया। ममता वर्करों को 300 की जगह 600 रुपए देने का फैसला लिया। स्कूल के रसोइयों का मानदेय 1650 से बढ़कर 3300 कर दिया गया है। इसके अलावा 1 करोड़ नौकरी देने का ऐलान पहले ही कर रखा है। युवा आयोजन के गठन को भी नीतीश मंजूरी दे चुके हैं। नीतीश के इन लोक लुभावन ऐलान का असर यह है कि तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में कलम बांट रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कंगना रनौत की करेंगे। बीजेपी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इन दिनों कंगना अपने संसदीय क्षेत्र मंडी के दौरे पर हैं। जगह जगह विरोध भी हो रहा है। बावजूद इसके कंगना ने एक पत्रकार के सवाल पर अपनी ख्वाहिश जता दी है। सोशल मीडिया पर बयान वायरल है। मनाली के पतलीपुर की ये तस्वीरें हैं। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंची थी। कार को लोगों ने रोक दिया। गो बैक के नारे लगने लगे। गो बैक, गो बैक। जुलाई के बाद सीधे सितंबर में कंगना हिमाचल पहुंची हैं। 2 दिनों से वो अलग अलग इलाकों में घूम रही हैं। आपदा पीड़ितों के दर्द पर आज जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो दर्द साझा किया वो यकीन करने से ज्यादा चौंकाने वाला था। ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी यही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ। मुझ पे भी क्या बीतती, मेरी दर्द भी आप सकती है ना। कहाँ तो हिमाचल वाले उनसे मरहम की उम्मीद लगाए बैठे हैं और कहाँ कंगना अपने रेस्टोरेंट की कमाई का दर्द सुनाने लग गई। 50 रुपए का बिजनेस हुआ, 50 रुपए का बिजनेस हुआ। वैसे कल उन्होंने पूर्व CM जयराम ठाकुर के साथ
आपदा हरने के लिए हवन पूजन किया था। अब यहाँ कंगना ने पत्रकारों से जो कहा वो आपको और ज्यादा हैरानी में डाल देगा। जो काम मुझे दिया जाएगा वो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वो काम पूरा संपन्न करने की मैं कैपेबिलिटी रखती हूँ। सवाल ये था कि क्या कंगना अगले चुनाव में बीजेपी की तरफ से सीएम फेस होंगी? कंगना ने बड़ी ही मासूमियत से प्रधानमंत्री पर फैसला छोड़ दिया। क्या भाजपा अगले चुनावों में कंगना रनौत को मुख्यमंत्री का चेहरा पेश कर सकती है? देखिए, मुझे जो है मुझे एक बात समझ आ गई है कि ये एक जो है सामाजिक काम करने जैसा काम है। जिस काम में मुझे लगाया जाएगा और जो काम मुझे दिया जाएगा वो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वो काम पूरा संपन्न करने की मैं कैपेबिलिटी रखती हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंगना रनौत बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा हैं। बतौर हीरोइन उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है, लेकिन सियासत में उनके हाथ अभी कच्चे हैं। कायदे से उन्हें आपदा के वक्त अपने क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। इधर उधर की बयानबाजी में फंसकर वायरल होने से बचना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात ट्रंप टैरिफ की करेंगे। आज दिन में खबर आई कि अमेरिका से टैरिफ को लेकर जल्द ही कोई बड़ी खबर आ सकती है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी नागेश्वरन ने दावा किया कि 30 नवंबर के बाद 25% अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका हटा सकता है। इस खबर के बाद अब से कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया है। इस बयान में वो भारत को अपना करीबी दोस्त बता रहे हैं। I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. और इसके आगे की लाइन में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस शब्द से भी संबोधित करते हैं। एक अच्छा जेस्चर यहां पर दिखाया जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से। लेकिन टैरिफ को लेकर क्या फैसला होगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। उधर सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ खास समझौता कर लिया है। इजराइल का कतर पर ताबड़तोड़ हमला हो या फिर पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक दूसरे से वादा कर लिया है कि मिलकर किसी भी हमले का जवाब देंगे, क्योंकि अब दोनों देशों पर हुआ कोई भी हमला दोनों देशों के खिलाफ माना जाएगा। समझौते के दौरान पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और जिहादी जनरल आसिम मुनीर रियाद में मौजूद थे। इस दौरान शहबाज शरीफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से गलबहियां भी करते दिखे। इससे पहले शहबाज शरीफ के रियाद की एयर स्पेस में पहुंचने पर सऊदी अरब के फाइटर जेट ने पाकिस्तानी पीएम को एस्कॉर्ट भी किया। भारत अब इस समझौते के बाद चौकन्ना हो गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है, हमें सऊदी और पाकिस्तान के इस सामरिक रक्षा समझौते के बारे में पहले से जानकारी थी और इसकी भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या असर हो सकता है, इसकी समीक्षा की जा रही है। सवाल है कि पाकिस्तान आखिर सऊदी अरब की ओर क्यों भागा है। दरअसल माना जा रहा है कि पाकिस्तान अकेले दम पर भारत का मुकाबला करने की हालत में नहीं है। भारत और इजराइल के मजबूत सामरिक संबंध दुनिया से छिपे नहीं हैं। ये समझौते भविष्य में क्या प्रभाव डालेंगे, अब नजर इसी पर है। दिल्ली की खबर आप तक पहुंचाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय का, जहां छात्र संघ चुनाव में जमकर बवाल कटा है। हिंसा और वोट चोरी के जो मुद्दे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सुनाई देते हैं, उसकी गूंज आज डूसू चुनाव में तेज रही। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव की हैं ये तस्वीरें। आज मतदान के दिन दो मुख्य प्रतिद्वंदी एबीवीपी और एनएसयूआई में आरोप प्रत्यारोप के आरोप तेज रहे। एबीवीपी ने एनएसयूआई छात्रों पर मारपीट के आरोप लगाए तो एनएसयूआई ने एबीवीपी और कॉलेज प्रशासन पर वोट चोरी के तीर चला दिए। एबीवीपी की तरफ से रौनक खत्री का वीडियो पोस्ट किया गया। एबीवीपी का आरोप है कि रौनक खत्री एनएसयूआई छात्रों के साथ किरोड़ीमल कॉलेज में घुसा और वहां उसने एबीवीपी छात्रों के साथ मारपीट की। When Ronak Khatri and his team came out, the gates were open, and when we tried to question him, his team just pushed me
and my fellow mates. We fell down. I fell down. He even stepped on me. Then he abused me and even put it to slogans of ABVP go back. वहीं NSUI ने ABVP पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में इस बार छात्र नेता ही नहीं, बड़े बड़े सियासी सूरमाओं ने भी जोर लगाया हुआ है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।